आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में जाली नोट छापने और चलाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने ब्रह्मस्थानी गली स्थित रेस्ट हाउस से 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट। नोटों की इन गड्डियों को जरा गौर से देखिए। ये गड्डियां असली नहीं बल्कि जाली हैं, जिसे खपाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। शास्त्री नगर थाना की पुलिस ने जाली नोट छापने के रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ब्रह्मस्थानी गली के एक रेस्ट हाउस से जाली नोटों के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा है। पदाधिकारी को सूचना मिली थी, उसके फलस्वरूप शास्त्री नगर इंस्पेक्टर महोदय द्वारा त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल के द्वारा ब्रह्मस्थानी गली बेली रोड पिलर नंबर 17 के अंदर एक है राधा रेस्ट हाउस, उसी के अंदर से इन लोगों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। जाली नोट के तस्कर नेपाल के रास्ते पटना पहुंचे थे। पूछताछ में गिरफ्तार तस्करों से पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। गिरोह में शामिल कई लोगों के संपर्क बिहार से लेकर नेपाल तक है। ऐसे में पटना पुलिस नेपाल पुलिस से भी संपर्क साध रही है ताकि दूसरे आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सके। लंबे अरसे के बाद राजधानी पटना में लाखों रुपए कैश नकली नोट के रूप में रिकवर किए गए हैं और पटना पुलिस ने समय रहते इस रैकेट का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। बंधन बैंक कर्मी से लूट हुई है। गोली मारकर 40,000 की लूट की गई है। डगरुआ थाने के निखरेल गांव की घटना, जहां बैंक कर्मी रुदल कुमार मंडल की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बंधन बैंक कर्मी से लूट की गई है। पूर्णिया से बड़ी खबर, गोली मारकर 40,000 रुपयों की लूट की गई है। हालांकि यहां पर खबर आ रही है कि बैंक कर्मी रुदल कुमार मंडल की हालत गंभीर है। नक्सली गतिविधियों को लेकर माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के पटना समेत 4 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बेऊर जेल में बंद नक्सली विजय आर्य के ठिकानों और करीबियों के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए की रेड की ये 4 तस्वीरें पटना, औरंगाबाद, गया और रोहतास की हैं, जहां बेऊर जेल में बंद नक्सली विजय आर्य के ठिकानों और करीबियों के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। गया के कोच थाना में बंद नक्सली विजय आर्य के पैतृक गांव कर्मा में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की गई। टीम ने विजय आर्य की पत्नी से भी पूछताछ की, साथ ही 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए। औरंगाबाद के महेश परासी गांव में विजय आर्य की बेटी जिला पार्षद शोभा देवी के घर भी एनआईए की टीम ने दबिश दी। करीब 8 घंटे तक चली छापेमारी में शोभा देवी के घर के हर कमरे की तलाशी ली गई। हर एक चीज की बारीकी से जांच के बाद एनआईए की टीम कुछ किताबों के साथ कागजात भी साथ लेकर गई है। एनआईए की टीम ने नक्सली विजय आर्य के इंजीनियर बेटे के पटना स्थित एजी कॉलोनी वाले आवास पर भी रेड की। एनआईए की टीम ने रोहतास के समहुता गांव में विजय आर्य के करीबी राजेश गुप्ता के घर पर भी छापा मारा। फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद विजय आर्य पर 30 लाख का इनाम था। 5 महीने पहले ही स्पेशल टीम ने रोहतास के कैमूर पहाड़ी के नौहट्टा जंगल से विजय आर्य को अरेस्ट किया था। विजय आर्य पर बिहार सहित 4 राज्यों में 14 से ज्यादा केस दर्ज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार, गया से एलन लिली, औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर जेडीयू खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन संकेत बड़ा दे रहा है। एक दिन पहले पटना में जेडीयू के दफ्तर में नए पोस्टर लगे तो दूसरे दिन नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर नारे लगे। सवाल है कि नीतीश पीएम कैंडिडेट नहीं तो प्रचार क्यों? पहले जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी को ललकारने वाले पोस्टर, और अब जेडीयू दफ्तर में नीतीश के लिए नारेबाजी। दरअसल 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक जेडीयू आगे की रणनीतियों को लेकर महामंथन कर रहा है।
लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। नीतीश कुमार के पहुंचते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि नीतीश कुमार एक बार फिर पीएम के सवाल को टाल गए और कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लोग की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की लोग की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने दो दिन पहले तक नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार लाल किले पर झंडा फहराने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर बिल्कुल ना कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। जेडीयू बहुत तेजी से 2024 का खाका खींच रहा है। खुलकर तो नहीं, लेकिन जेडीयू बतौर पीएम कैंडिडेट नीतीश का नाम आगे कर रहा है। लेकिन बिहार में सत्ता के साथ ही कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी में पीएम का अक्स देखती है। कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूं 2024 में कौन चेहरा होगा इस पर भी फैसला होना बाकी है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की जुबान पर पीएम कैंडिडेट पर ना है तो फिर ये प्रचार और नारेबाजी के मायने क्या हैं? पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश में भ्रष्टाचार पर पॉलिटिकल वार शुरू हो गया। केरल में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर बिना नाम लिए बिहार सरकार पर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। इस पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है, भ्रष्टाचारियों को कौन बचा सकता है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा सकता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि यह साफ है कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा तो बीजेपी के विधायकों और सांसदों पर छापेमारी क्यों नहीं हो रही। दल कूद गए कहाँ कोई भ्रष्टाचारी कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का तो वो ना अपना सोचे। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं तो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब। चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केरल से। सर ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे। 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं। के घर भी छापा पड़ा। ऐसे अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा। जो बीजेपी में जाता है वो दूसरा भुला हो जाता है। बीजेपी के लोग यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है आप बताइए ना जरा। बीजेपी वालों के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है बचाता होगा? ये सवाल मेरे लायक नहीं, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं। अब सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिस पर सीएम और डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। युवाओं की आकांक्षाओं की राह में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा है भ्रष्टाचार। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए
कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को रबर स्टाम्प सीएम बताया, जिसका रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद के पास है। नीतीश जी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है, जिनको चने के झाड़ पे बैठा दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसके सहारे सीबीआई ईडी के जितने भी केस हैं वह इनके नेतृत्व में खत्म करना वो लोग चाहते हैं, जिससे कि ब्लेम नहीं है। नहीं तो ये तो आज अगर वो चाहें तेजस्वी जी तो आज मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतना अच्छा रबर स्टैंप कहाँ मिलेगा कि जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री। तो यह रबर स्टैंप एक जगह का आदेश पालन करे। अगर मुख्यमंत्री किसी का विभाग बदलता तो कम से कम उस मंत्री को जरूर सूचना देता, लेकिन जब मंत्री खुद रबर स्टैंप बन गया हो और कोई दूसरा आदमी मुहर मरवा रहा हो तो यही होगा कि सुबह मंत्री का पद बदला जाएगा, शाम को वह मंत्री खुद इस्तीफा दे देंगे। यह सब बताता है कि यह पूरे सरकार का रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास। इधर संजय जायसवाल के बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। विजय चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार न कभी रबर स्टैंप बने और न कभी बनेंगे, ये बीजेपी वाले भी अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ में रह के भारतीय जनता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर या यूं कहिए कि पूरे देश में प्रभुत्व है, जब वैसे दल के लोग या वैसे दल के नेता, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री, जब वो लोग रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार को नहीं नियंत्रित कर सके, तो किसी दूसरे दल का नाम लेके नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश करना ये हास्यास्पद है। ये शुद्ध रूप से हास्यास्पद है। उनको कुछ बोलना है तो बोलते हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी मदरसे का सर्वे करने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री की ओर से मदरसे का सर्वे किया जा रहा है, वो एकदम सही है। बिहार में भी मदरसे का सर्वे करना चाहिए, तभी पता चल सकेगा कि मदरसे में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है या फिर आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश बगल के सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है, और बिहार का भी वो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओवैसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। और खबर बक्सर से, जहां मारपीट के एक मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान समेत 10 अभियुक्तों पर बक्सर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। सरकारी एपीपी नंद गोपाल ने बताया कि डुमरांव थाने में रामजी सिंह यादव ने मारपीट का मामला दर्ज कराया, जिस पर 17 साल बाद ये फैसला आया। रामजी सिंह यादव, उन्होंने ही श्री ददन पहलवान पर, जो वहाँ के विधायक थे, उस पर उन्होंने केस किया था। और केस करने के बाद में यह केस चला। पहले तो विभिन्न सेशन कोर्ट में केस चला, और बाद में जा कर के जब एमएलए एमपी का अलग कोर्ट गठन हुआ। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में किशोर की मौत हो गई। परिजनों की माने तो अत्यधिक शराब पीने से किशोर की मौत हुई है। मामला जीरो माइल थाना क्षेत्र की जीरो माइल की है और बताया जा रहा है कि जीरो माइल निवासी सोनू शाह का बेटा बकरी चराने के लिए गया था। इसी दौरान जंगल में शराब छुपाकर रखी गई थी और लावारिस हालत में शराब को देखकर सोनू शाह के बेटे ने ज्यादा शराब पी ली। इसके बाद घर जाकर वो बेहोश हो गया। परिजनों ने उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां के बाद उसे रेफर कर दिया गया। आज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चा बकरी चराने के लिए गया था, उधर कोई दारू लुका के रखा था जंगल में बेचने उचने के लिए, बस उसको मिल गया, पी लिया होगा हाथ से फादू,
बस उसका घर आया, बस आके सो गया, सो के उठा 1 घंटा के बाद खूब उल्टी पुल्टी किया। उसका बाद उल्टी पुल्टी करके फिर रात में भी बढ़िया से सो गया, बोला कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के फिर उठा तो पूरा सीरियस हो गया। पटना में प्रदर्शन कर रहे प्रखंड परियोजना सहायकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। परियोजना सहायक सिंचाई भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो वे पुलिस से ही भिड़ गए। इससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति मच गई। पटना के ज्ञान भवन में सरस मेला चल रहा है, जहां 15 राज्यों की लोक कला और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। मेला 11 सितंबर तक चलेगा। मेले में लगे स्टॉलों में हर तरह की चीजें मौजूद हैं। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। पटना के ज्ञान भवन में सरस मेले का शुभारंभ हो गया है। एक छत के नीचे 15 राज्यों के अलग अलग लोक कला और उनकी परंपरा से जुड़ी हुई वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। सरस मेले में हर तरह के जो सामान है यहाँ उपलब्ध है, चाहे वो सिल्क की साड़ियां हो या फिर इस तरह की कलाकृति जो घर सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो बांस के बनाए हुए सामान हैं लोगों को खूब भा रहे हैं, लोग खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। सरस मेला 2 से 11 सितंबर तक ज्ञान भवन में चलेगा, जहां प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, यानी कोई भी आकर इस मेले का आनंद ले सकता है, सामान खरीद सकता है और 15 राज्यों से यहाँ पे जो स्टॉल हैं वो लगाए गए हैं, उनके बारे में उनकी जो परंपरा है उससे अवगत हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता देवी है। कहाँ से आई हैं आप? जिला समस्तीपुर, प्रखंड पटोरी से आए हैं। अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह जीविका। ये सारे हाथ से बनाए हुए? जी, पूरा महिला लोग बनाते हैं समूह में। तो इस तरह से जो हम आपको स्टॉल दिखा रहे हैं, कई स्टॉल पूरे सरस मेला में लगे हुए हैं। चूड़ियां हैं, हाथों से बनी हुई बिंदी है, डब्बे हैं और सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, चाहे डोरमेट हो या फिर सलवार कमीज। लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं और उन्हें ये सरस मेला खूब भा भी रहा है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र प्रसाद। घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है? कोरोना के बाद मेला लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद देखने में। कुछ खरीदा आपने? अभी तक देख रहा हूँ, अभी जस्ट आया हूँ, खरीदूंगा मैं। बिल्कुल, तो आज पहला दिन है और लोग आने लगे हैं। 11 सितंबर तक ये सरस मेला चलेगा, जहां लोग आएंगे और खरीदारी भी करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से जो स्टॉल लगाए गए हैं उसके बारे में, उनकी परंपरा के बारे में जानकारी भी लेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।